नमस्कार। देश की उन्नति और तरक्की के लिए ऊर्जा सुरक्षा में हमारा दक्ष होना और अग्रणी होना बहुत ज़रूरी है और देश की एक महारत्न कंपनी कोल इंडिया इस देश को जितनी ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से देने में ऊर्जा सुरक्षा लगी हुई है। और इस बार तो एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है जब लगभग 1 बिलियन टन उत्पादन कोल इंडिया के तहत जो 8 कंपनी हैं उन्होंने मिलकर किया है और डिस्पैच किया है। और इन 8 कंपनियों में से एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है SECL जो कि छत्तीसगढ़ में है और इसने भी इस बार कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वो क्या कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए हैं या क्या उन्होंने गोल अचीव किए हैं, उन सब के लिए बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा जी हैं जो कि न केवल SECL के चेयरमैन हैं और अध्यक्ष हैं बल्कि कोल के एनसाइक्लोपीडिया हैं। कोल के बारे में जब मेरी मीटिंग से पहले इनसे बात हो रही थी, इंटरव्यू से पहले, जो बातें ये अच्छे शब्दों में, क्योंकि कोल एक बड़ा भारी ऐसा शब्द माना जाता है, कोल के बारे में क्या जानेगा आदमी, खदानें होती हैं, मजदूर होते हैं, इस तरीके का काम है। लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने बताई कि मेरे को लगता है कि वो एनसाइक्लोपीडिया है कोल के मामले में। लेकिन अभी पहले हम बात करेंगे SECL के बारे में। सर, आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छा योगदान रहा कोल इंडिया का, आपका उसमें बहुत मजबूती वाला योगदान रहा, तो किस तरीके का योगदान SECL ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर इस देश के लिए किया है? सर्वप्रथम आपको नमस्कार और धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। SECL एक कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है जो कि इस वर्ष 187 मिलियन टन से ज़्यादा का उत्पादन किया है। पूरे देश के कोयला उत्पादन की अगर चर्चा करें जो लगभग 1 बिलियन टन के आसपास है, उसमें कोल इंडिया का 773 मिलियन टन कंट्रीब्यूशन है, बाकी सब अदर सेक्टर से है। हम लगभग 1/4 कोल इंडिया का उत्पादन करते हैं और देश के उत्पादन का लगभग 1/5 उत्पादन हमारा है। उत्पादन तो कंपनी का जो आकार है, जो इसकी आकृति है, जो इस अपेक्षाएं उसके अनुरूप है। जो सबसे बड़ी उपलब्धि, एक ऐतिहासिक उपलब्धि बोला जाए कि जो पिछले साल की तुलना में कोल इंडिया ने 70 मिलियन टन का ग्रोथ दिया, जो पिछले साल 703 का था, इस बार 773 है। उस 70 मिलियन टन के ग्रोथ में 20 मिलियन टन से ज़्यादा का जो योगदान है वो SECL का है और वो SECL को एक डिस्टिंक्ट कंपनी बनाता है, एक महान कंपनी बनाता है। और उसके लिए जो भी यहाँ पे निदेशक मंडल हैं, जो इसके अधिकारी हैं, जो इसके कर्मचारी हैं, जो इसके अंशधारक हैं, केंद्र शासन और राज्य शासन के जितने भी संबंधित विभाग हैं, रेलवे हैं, खान सुरक्षा महानिदेशालय है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट है, सबका एक ऐसा असीम सहयोग मिला है इस कंपनी को जिससे ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हो सकी है और उसके लिए हम सबको बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। देखिए, एक लीडर की पहचान इसी बात से होती है कि वो खुद क्रेडिट ना लेके अपनी पूरी टीम को क्रेडिट दे, उनको साथ लेके चले। ये एक बहुत अच्छी लीडरशिप आप दे रहे हैं इस कंपनी को। एक चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि लगातार अच्छे कीर्तिमान, और ये भी मैंने जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि पिछले 10 सालों में लगभग डबल प्रोडक्शन हो गया है कोल का इस देश में और हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री का भी सपना है। लेकिन जब कोल की बात आती है, कोल ऊर्जा से, जो कोल से जो एनर्जी पावर पैदा होती है, तब एक पक्ष जो होता है वो सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और इन सब क्लाइमेट चेंज, ये सब भी हमको गिनाता है। तो जब आप एक तरफ इन अचीवमेंट की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि कोल की प्रासंगिकता है जो बनी रहेगी या वो कितनी महत्वपूर्ण है, या आप सस्टेनेबिलिटी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जितने भी कारगर उपाय हैं उसकी गिनती अगर करें तो n नंबर हो जाएगा। लेकिन एक कंपनी इस चीज़ की महत्ता को समझती है, इसके महत्व को समझती है कि अगर हम सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे अपनी कंपनी को तो आने वाले जनरेशन्स के साथ में, इस देश के साथ में और पूरे विश्व के साथ में हम न्याय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी में हमारी अवधारणा है। हमारे देश में कोयला आज के 250 साल पहले सन 1774 में
सबसे पहली बार खोदा गया था, और हम 250वां साल मना रहे हैं। लेकिन विश्व में 2300 साल पुराना इतिहास है, और आज के तारीख में जितनी भी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो सब डेवलप हुई हैं। अगर आप कोयले के उद्भव और विकास को और मानव सभ्यता के और समाज के उद्भव और विकास की कहानी को एक बार अगर अवलोकन करेंगे तो देखें कोयले के ही आधार पर यह संभव हो सका है। हमें कोयला निकालना आवश्यक है। हाँ, हमारे देश की जो कमिटमेंट है कि हम इसको फेस डाउन करेंगे 2070 तक, हम उसके लिए भी एक कंपनी रिन्यूएबल से हम घुसने का कोशिश करें। हम खुद एक नेट पॉजिटिव कंपनी बनना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और ये देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए भी अच्छी बात है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं। क्या आपकी कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, सोलर परियोजनाएं होती हैं, उसमें भी मैं पढ़ रहा था कि कोल इंडिया काफ़ी काम कर रही है, आप उसमें भी कुछ काम कर रहे हैं इसी सवाल को आगे ले जाते हुए कि जिससे सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम हो? आप अगर हमारे योगदान देखें तो उसमें हम अग्रणी हैं और हम प्रथम स्थान पे हैं। अगर वर्ष 23-24 की उपलब्धि देखेंगे तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक 20 मेगावाट का प्लांट चालू कर दिया है, और वो आज के डेट में कार्यरत है। 20 मेगावाट का और हमारा एक प्लांट है जो कि हो सकता है 1 महीना के भीतर में फिर से चालू हो जाए। और जो आज के तारीख में जो 32 मेगावाट जो उत्पादन जो इंस्टॉल किया गया है उसमें 20 मिलियन टन सिर्फ ACCL का है, और ACCL एक लक्ष्य रखा है कि हम 700 मेगावाट तक का उत्पादन करेंगे। तो ये कहाँ पर है प्लांट जो आपके शुरू हुए? अभी जो हमारा प्लांट चालू हुआ एक भटगांव क्षेत्र करके है जो छत्तीसगढ़ राज्य में ही पड़ता है, वहाँ पे है भटगांव। एक हमारा कोयला क्षेत्र है जहाँ पे, और दूसरा और जो 20 मेगावाट जो आ रहा है वो आपका सुहागपुर विश्रामपुर क्षेत्र में आ रहा है जी। तो जिस तरीके से आप ये सोलर एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं और जो आपका लक्ष्य है जो कि काफ़ी अच्छा लक्ष्य है, काफ़ी बड़ा लक्ष्य है, तो उसी तरीके से चूंकि आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा माइंस भी हैं, हालांकि मध्य प्रदेश का इलाका भी आपके पास आता है, तो आपके यहाँ होने से आपके उद्योग, आपका जो कोल का उद्योग यहाँ माइंस होने से राज्य शासन को क्या फ़ायदा होता है, या जो दूसरे उद्योग हैं उनको आपसे क्या फ़ायदा है, या आप उनको किस तरह की सहायता कर रहे हैं? पहले प्रत्यक्ष फायदा की आपसे बात बताएं। लगभग जो 15,000 करोड़ रुपया का हम लोग जो रॉयल्टी, DMF, NMET और डिफरेंट टैक्सेस के हिसाब से देते हैं, लगभग 6,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा हमने छत्तीसगढ़ सरकार को सिर्फ इस साल दिया है कर के रूप में। मध्य प्रदेश सरकार को लगभग 1,500 करोड़ रुपया दिया है, बाकी केंद्र सरकार को गया है। उसके अलावा 50 करोड़ से ज़्यादा का सिर्फ इस साल हमने CSR के मद में खर्चा किया है। सामाजिक सरोकार के लिए हमने जो 50 करोड़ जो खर्चा किया है, एक नीट की परीक्षा के लिए हमने 40 बच्चों को एक सुश्रुत मिशन सुश्रुत का आयोजन करके उसके तहत हम उनको शिक्षित करें ताकि वो कल के दिन सुश्रुत जैसे एक अच्छे डॉक्टर बन सकें। हम करीब 800 विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस चालू किए हैं। बाकी यहाँ पे सामाजिक सरोकार के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत सारे काम हैं। जितना भी कंपनीज एक्ट के तहत में सेक्शन 135 में हम उसके तहत बहुत सारा काम करते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं ये काम CSR के अंडर करते हैं, क्योंकि CSR एक बहुत जरूरी है, उसमें मैंने आपका SCCL का बहुत बड़ा योगदान है इस राज्य में। बिल्कुल, ये CSR तो है, लेकिन हम CSR तक सिर्फ बंधे हुए नहीं हैं। हम जितना अपने कोलरी के प्रति, जितना अपने कोवर्कर के प्रति हम संवेदनशील हैं, उतने ही संवेदनशील हम कम्युनिटी के प्रति भी हैं, कंट्री के प्रति भी हैं। जहाँ कहीं भी हमको लगता है कि नहीं कम्युनिटी को हमारी आवश्यकता है या कम्युनिटी हमारे पास अप्रोच करता है, तो अपने CSR की सीमाओं से आगे बढ़ करके उसमें काम करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे आपको यह रजिस्टर कराना चाहेंगे कि हमारा जो मंत्र है इस कंपनी का, संवादशील प्रबंधन, संवेदनशील प्रबंधन। हम सबसे डायलॉग करना चाहते हैं, हम सबके प्रति संवेदनशील हैं, और जब मानवीय मूल्यों की बात हो, जब समाज की बात हो, तो वहाँ पे हमारी संवादशीलता को, हमारे संवेदनशीलता को कोई तुलना नहीं कर सकता है। ये अच्छी बात है। जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे उनको देखकर ये अच्छा लगेगा कि आप इस राज्य के लोगों के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं और इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि कोरबा में मुझे पता लगा पड़ते समय कि आपकी जो सबसे बड़ी गेवरा माइंस है, वहाँ पर ऑफ कोर्स माइंस है, खुदाई होती होगी, आपको और ज़मीन की ज़रूरत होती होगी और आपको अपना इलाका बढ़ाना पड़ता होगा, एरिया। तो क्या भूमि अधिग्रहण को लेके कोई चुनौतियां आती हैं, या एनवायरनमेंट को लेके कि भाई लोग वहाँ पे कुछ ग्रुप होते होंगे जो आपका विरोध करते होंगे कि नहीं, ये आप अगर पेड़ काटेंगे माइंस के लिए तो वातावरण को मुश्किल हो सकती है। तो इस तरह की चुनौतियों से आप किस तरीके से पार पाते हैं? देखिए, जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो मुश्किलें भी बड़ी होती हैं, और उन मुश्किलों से जो पार करके आगे बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करता है।
हमारा जो आज के तारीख में जो पॉलिसी है वो पूरे देश में हो सकता है कि इसके समतुल्य कोई पॉलिसी नहीं हो। जो 3 लाख रुपया देना था उसके बदले हमने भी ऐलान कर दिया कि हम 10 लाख रुपया देंगे। हम फेयर कंपेंसेशन दे रहे हैं, हमको रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट का पैकेज दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि पिछले साल हमने 704 पैप्स को एम्प्लॉयमेंट दिया था, इस बार हमने 707 को दिया है। 2 साल में 1400 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना लैंड के बदले। आप समझ सकते हैं कि हमने चुनौतियों से लड़ने का एक हौसला भी रखा है, मादा भी रखा है, लेकिन सबको साथ लेकर के। आप सोलर पावर प्लांट चला रहे हैं, आप इतनी लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं ये पढ़ रहा था कि आप रेलवे लाइन भी बना रहे हैं, ये क्या चक्कर है? मतलब ये कहाँ से आप घुस गए कोयला से रेलवे लाइन बनाने में? हम आगे बढ़ करके और एक सहयोग की भावना से, एक सहभागिता की भावना से हमने 2 कंपनियां बनाई, एक CRL और एक CWRL, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड, जो कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजना है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी सितंबर महीना में हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से उसका उद्घाटन भी कराया था, जो खरसिया से धरमजयगढ़ का रेल लाइन है। उससे हमारे कोयले का और उस ब्लॉक में जितने भी कोल फील्ड आने वाले हैं, सबका कोयले का प्रेषण का लिए बहुत एक आसानी होगा, सुगमता होगा। वैसे ही हम जो CWRL बना रहे हैं, जिस दिन वो हो जाएगा तो उस दिन आप देखें कि सिर्फ कोयले का या और माल का ढुलाई में ही नहीं सहूलियत मिलेगा, बल्कि इन सब रेल लाइन से भविष्य हम लोग पैसेंजर ट्रैफिक की भी बात को सोच सकते हैं। हाँ, मैं वही समझना चाह रहा था कि इसमें आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, ROI कैसे होगा? मतलब ये तो आपको रेलवे से लेना है, लेकिन आप अगर इसमें पैसा लगा रहे हैं, जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको वो आपको वापस कैसे समझते हैं कि वो कैसे होगा? ये जो दोनों कंपनियां बनी उसमें ACCL का जो इक्विटी शेयर है वो 64% है, इरकॉन का 26% है और छत्तीसगढ़ स्टेट का 10% है। ये इन्फ्लेटेड माइलेज में कि जब आपको पहुंचाते हैं तो एक MOU करके उसके तहत में होता है कि कुछ जो टैरिफ रहता है वो बढ़ा करके, और उस टैरिफ के बेसिस पे जो बाकी लोग भी ले जाएंगे उनको भी, और जो हम ऐसे भी तो जो भी ले जाता है वो रेलवे को पैसा देता ही, जब सुगमता से ले जाएगा तो उसके लिए जो भी कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस है उसके हिसाब से है जी। रेलवे लाइन की बात की, सोलर प्लांट बना रहे हैं, इतना ज़्यादा कोयला निकाल रहे हैं तो पावर प्लांट भी बना लीजिए खुद ही। आप केवल दूसरे पावर प्लांट को लगभग 80% 90% तो आप पावर प्लांट को ही देते हैं, तो इतनी कैपेबिलिटी आप पैदा कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं आप, तो एक पावर प्लांट क्यों नहीं बनाते हैं? आप जो बोल रहे हैं, ऑलरेडी इस कंपनी ने एक MOU साइन किया है, एक JV बनाया है MP गवर्नमेंट के साथ में, और हम MP PGCL के साथ में एक 1x660 मेगावाट का पावर प्लांट लेकर के चचई के पास में आ रहे हैं। उसके लिए प्रक्रिया जारी है जी। तो मतलब आप कोयला भी निकालेंगे, पावर प्लांट भी बनाएंगे, सोलर बनाएंगे, मतलब एक पूरा बड़ा आपका लक्ष्य है जिसको सच पूछिए तो हमारी कंपनी ने, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और बिलो बोर्ड लेवल के लोगों का भी, और इस कंपनी की एक सोच ये भी है कि हम चूंकि एक बड़ी कंपनी है तो हमारा योगदान देश के विकास में, राज्य के विकास में समुचित होना चाहिए। तो हमारे पास में बहुत सारे डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, और उसके लिए हमारी कार्रवाई जारी भी है। और ये जो सपने आपके बहुत बड़े हैं, उसके आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, ये मैंने समझा आपके बारे में जब पढ़ रहा था मैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे को पता लगी। मैं इनके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ मिशन मोड पर आप काम कर रहे हैं अपने संस्थान में, और बड़ी इंटरेस्टिंग से उनके नाम हैं। एक आपने कोई मिशन नाचिकेता शुरू किया है, फिर आपने कोई एक मिशन सुदेश शुरू किया है, आपने मिशन जटायु शुरू किया है। हालांकि मुझे इनके बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जनता को आप बताएं कि आखिर है क्या ये क्या मिशन है और इससे क्या अचीव करना चाहते हैं आप? देखिए, एक तरफ से अगर आपने जैसे नाम लिया मिशन सुदेश का, इसके पीछे हम लोग की अवधारणा ये है कि हमारे पास 40,000 आज के डेट में जो डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ हैं, लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या इस पूरे विश्व में 40,000 से कम है। अगर हर एक परिवार में 4 सदस्य लीजिए तो हमारे पास में 1,60,000 लोग हैं जो डायरेक्ट हमारे ऊपर में आधारित हैं। करीब 40 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिनका जनसंख्या 1,60,000 से कम है। तो अगर हमारे पास में ACCL के पास में 1,60,000 लोग हैं तो हम तो अपने आप में एक देश हैं, और इस देश को सुंदर देश बनाने के लिए क्यों नहीं हम सुदेश की एक परिकल्पना करें, और उसके साथ हम मिशन सुदेश में आए थे। और जो मिशन जटायु है हमारा उसी के तरफ में है। 2 युग में भीष्म पितामह के अंदर में
बुद्धि भी था, विद्या भी था, बल भी था, लेकिन उनको बाण की सैया पे मृत्यु का आसरा लेना पड़ा और एक जटायु कुछ नहीं रहते हुए भी भगवान की गोद में मरना पड़ा। कारण कि एक कहीं गलत हो रहा था उसको देख करके चुप लगा गए और एक गलत हो रहा था उसको देख करके बोला हम चाहते हैं कि हमारा हर एक कर्मचारी जटायु बने, कि कहीं अगर कंपास नॉर्थ से इधर उधर भी हो रहा है तो ट्रू नॉर्थ की तरफ एथिकल सेंस से काम करें, इंटीग्रिटी के साथ काम करें, लॉयल्टी के साथ काम करें। और ऐसे ही पूछे तो हमारे जितने भी मिशंस हैं सबके पीछे में एक उद्देश्य यही है कि हम एक अच्छा कॉर्पोरेट सिटीजन बन सकें। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं जनता को बताऊं कि ये जो इस तरह की सोच है प्रेम सागर साहब की, वो इसलिए आती है क्योंकि इन्होंने एकदम नीचे से माइन मैनेजर, अगर मैं गलत ना हूं तो वहां से शुरुआत करके आज ये सीएमडी की पोस्ट पर पहुंचे हैं। काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। देखिए, ये उसी तरीके से जैसे किसी बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी हो और बाद में जाके वो सीईओ और सीएमडी बन जाए, उस तरीके का ये आपका सफ़र है। तो ये जो आप सोच लाते हैं अपने लोगों के लिए, अपने जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जितने अच्छे आपने मिशन बताए, तो क्या आप एक मंत्र या अपने साथ लेके चलते हैं जिसने आपको इतनी सफलता दिलाई कि आप एक माइन, मतलब किसी एक जो जितनी माइन, अगर 67 माइंस हैं आपके यहाँ पे, तो अगर मैं ये मानूं किसी एक माइन के आप मैनेजर रहे होंगे और वहाँ से अब आप पूरी जो 67 माइंस है, पूरे एचसीसीएल के सीएमडी हैं, तो इस सफ़र के पीछे क्या राज है इतनी सफलता के पीछे? हमें पता नहीं चल पा रहा है कि प्रश्न कहीं बहुत व्यक्तिगत तो नहीं है, लेकिन हमने मैनेजर से नहीं, हमने भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उस टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं बोलते थे, जेट बोलते थे। इस कंपनी में मैंने जेट से ही चालू किया था। हम अपने जर्नी में देखते हैं कि जो लोग भी हैं, एक तो हमने ये माना कि अगर हम किसी जिम्मेदारी के पद में हैं तो उसी पद को हम ये मानते हैं कि सोल्जर्स आर नेवर बैड, द बैड आर द जनरल्स। अगर हम आज यहाँ पे सीएमडी हैं, जिस टाइम हम मैनेजर थे उस समय भी हमारे साथ में जितने लोग भी काम करते थे, हमें लगता था कि एज मैनेजर अगर हम इनको कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर हम इनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और कहीं कुछ गलती होता है तो गलती मेरी होगी और जो कुछ अच्छाई होगा पूरे टीम का होगा, क्योंकि डिसिप्लिन परकुलेट्स फ्रॉम द टॉप, डिसीजन परकुलेट्स फ्रॉम द टॉप। तो ये मानना कि हमें अपने आप को इतना संबल बनाना, इतना सुदृढ़ बनाना, इतना सक्षम बनाना है ताकि कहीं कोई गलत निर्णय नहीं लिया जाए। और हमने हर पद पे इस चीज़ को सजो करके, संभाल करके क्रियान्वित करने का कोशिश किया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप वहाँ से आए हैं तो आपने सबके जूते ऑलरेडी पहनते हुए आए, तो आप सबका दर्द और वो समझते हैं, इसलिए आप ऐसा सोच सकते हैं। दो सवाल और मेरे हैं कि एक तो इस लीडरशिप पे रहते हुए अब आप क्या भविष्य देखते हैं एचसीसीएल का आने वाले दिनों में? एचसीसीएल के पास में साधन भी है, संसाधन भी है और कार्य संस्कृति भी है। एचसीसीएल को अगर आप नेचुरल रूप से और भौगोलिक रूप से, अगर प्राकृतिक और भौगोलिक रूप से देखेंगे तो एचसीसीएल का जो विस्तार है, पूर्व में रायगढ़ है और पश्चिम में जोहिला है। रायगढ़ लोग बोलते हैं कि हाथियों से घिरा हुआ है और जोहिला बांधवगढ़ जो है शेरों से घिरा हुआ है। तो जिस कंपनी को प्रकृति ने ही शेरों से और हाथियों से घेर करके रखा है, उसका बाल बांका कौन कर सकता है? तो ये तो कंपनी नेचुरली ब्लेस्ड है। आपके इतने अच्छे विचार मैंने जाने सुने, तो अंत में मैं ये जरूर चाहूँगा कि जो दर्शक हमें देख रहे हो, खासकर युवा, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने जीवन में किस तरीके से क्या काम करें? जैसे कि आपने कहा कि हार्ड वर्क इज नो सब्स्टिट्यूट, क्या उन्हें और करना चाहिए जिससे वो अपने जीवन में सफलता पाएं? हम लोगों ने ये जो युवा पीढ़ी है उसके लिए पिछले 2 साल में बहुत काम किया है। जनरली होता क्या है कि युवा के पास में नया टूल है, नया टेक्निक है, नया टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। जो लोग 30-35 साल काम कर चुके उनका उससे एक्सपीरियंस है, लेकिन वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से 30-35 साल पहले पढ़े हैं। कैसे इसके बीच में ये जो इंटेलिजेंसिया है और जो एक्सपीरियंस है, कैसे कि इंटरफेस क्रिएट किया जाए, हम लोगों ने एक मेंटर मेंटी प्रोग्राम किया है। और यहाँ पे आपको जितने डायरेक्टर्स देख रहे हैं, जो सीबीओ देख रहे हैं, सबके पास में हमने E2, E3, 4, E5, E6 के लोगों का एक टीम बनाया है, जो कि एक निश्चित समय अवधि के पास सबके पास बैठते हैं और डायरेक्टर्स का, इवन हम भी, हमारे पास में भी, हम भी लोगों के साथ में बैठते हैं, युवा पीढ़ी के साथ में, उनसे संवाद करते हैं, उनसे नया तकनीक सीखते हैं और उनसे अपना अनुभव को साझा करते हैं, ताकि वो जो इंटरफेस बने उनको अनुभव मिले और इस कंपनी का हमेशा प्रगति हो। वो आपने एचसीसीएल की युवाओं की बात की, मैं कह रहा हूँ जो हमारी जनता आपको देख रही है, आपके इतने अच्छे विचार हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़े, उनके लिए आप क्या 3 पॉइंट बताना चाहेंगे कि देखिए आप ये सब करिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी?
सफलता का ऐसा कोई बोलेगा तो सीधा साधा मंत्र हमारे पास में, लेकिन असफलता नहीं हो उसके लिए कुछ चीज़ें हम बोल सकते हैं। पहला चीज़ कि आपको कॉम्प्लासेंट नहीं होना है। जो कुछ भी आज आप पाए हैं, आपको फिर से उठ करके खड़ा होना है। विश्राम की कोई बात नहीं है। एक लक्ष्य पूरा हुआ और दूसरा लक्ष्य जो चालू हुआ था उसके बीच का जो समय वही बस विश्राम है। बाकी आप सोचे कि नहीं आज एक पूरा होगा तो हम विश्राम करेंगे फिर दूसरा चालू करेंगे, तो पहला चीज की विश्राम की कोई बात नहीं है। इसके लिए कविता की एक पंक्ति अगर आप बोलिए तो हम आपको सुनाना चाहेंगे। धनुष से छूटता है बाण का पथ में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य को भेदता। लक्ष्य प्रेरित बाण हो तुम, ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। कोई भी युवा हो, अगर कोई लक्ष्य ठान लिया है तो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तब तक विश्राम नहीं करे। सबसे पहला मंत्र तो यही है। तो अब आपने जाना कि क्यों कोल इंडिया एक महारत्न है, क्योंकि उसके पास प्रेम सागर जी जैसे लीडर हैं और इसीलिए ही कई जो शेयर मार्केट में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो एडवाइस करते हैं कि कोल इंडिया का जो शेयर है वो आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। डिविडेंड भी अच्छा देता है और बढ़ता भी ज़्यादा है। तो यही वजह है कि कोल इंडिया और खासकर SECL जो है वो नए कीर्तिमान रच रहा है और एक बड़ा लक्ष्य लेकर अपने सामने चल रहा है, जो कि न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश की उन्नति और प्रगति में सहयोग करने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सागर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि एक कवि भी है शायद आप में, जिस तरीके से आपने कविता पढ़ी। लास्ट कौन आपके फेवरेट कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की ही कविता ही आपने जो बोली। तो जो अधिकारी इतनी टेक्निकल पोजीशन पे रह के कवि अपने दिल में रखता हो, उस कंपनी की सफलता को कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।